हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करण कौशिक साइंस क्लासेस में। आज हम लोग 10th क्लास के वेरी वेरी इम्पोर्टेंट साइंस के कुछ क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैंने 50 ऑब्जेक्टिव दे चुके हैं। अगर आप उन्हें नहीं देखें तो प्लीज़ पहले उन्हें देखें तब ये देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका PDF इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF। तो चलिए शुरू करते हैं। 50 नंबर सवाल कह रहा है। 50 नंबर सवाल देखिए तो क्या कह रहा है कि विद्युत विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो याद रखिएगा, विद्युत मोटर जो है वो रासायनिक विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, विद्युत यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो 50 का क्या हो जाएगा आंसर, बी होगा आंसर। ठीक है, तो चले आगे चलते हैं हम 51 नंबर चलते हैं हम। 51 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा तो कौन सा दर्पण होगा। तो 51 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, या तो समतल होगा या तो क्या होगा, उत्तल होगा। तो 51 का क्या हो जाएगा, डी। अब हम 52 नंबर सवाल पर चलते हैं। 52 नंबर क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। तो याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 52 का। चलिए 53 नंबर सवाल देखते हैं। 53 नंबर क्या कह रहा है कि कौन दुर्बल अम्ल है, कौन सा अम्ल दुर्बल अम्ल है। ABCD में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो याद रखिएगा कि पूछे कौन दुर्बल अम्ल है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी CH3COOH, इसी का नाम है एसिटिक अम्ल, या इसी को बोलते हैं इथेनोइक अम्ल। तो दुर्बल अम्ल है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हम 54 नंबर सवाल शुरू करते हैं। 54 नंबर, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को। ऑप्शन बी हो जाएगा। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन बी 54 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 55 नंबर सवाल पर। 55 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। 55 नंबर सवाल में कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, काल्पनिक होती है कि वास्तविक होती है, कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, काल्पनिक होती है। 55 का क्या हो जाएगा, ए। अब हम चलते हैं 56 नंबर सवाल पर। 56 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास किस लेंस का बना होता है या फिर किस दर्पण का होता है। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो 56 का हो जाएगा डी, उत्तल दर्पण होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास में या विशालक शीशा में कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। 56 का डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 57 नंबर सवाल पर। 57 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। वाट 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 क्या हो जाएगा, P बराबर W/T। W मतलब जूल, नीचे में टाइम, तो जूल प्रति सेकंड कहीं है, जूल प्रति सेकंड, तो ए हो जाएगा आंसर। 57 का ए हो जाएगा। वाट किसके बराबर है, जूल बट्टे सेकंड का। 57 का ए। 58 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो याद रखिएगा क्रायोलाइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। तो डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्रायोलाइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। अब हम चलते हैं 59 नंबर सवाल पर। देखिए नीचे में 59 नंबर सवाल यहाँ है, यहाँ कि सिनेबार किसका अयस्क है। सिनेबार जो है किसका अयस्क है, तो याद रखिएगा मरकरी का अयस्क है। Hg मतलब मरकरी, मरकरी का अयस्क होता है सिनेबार। अब हम चलते हैं 60 नंबर सवाल पर। देखिए 60 नंबर सवाल क्या कर रहा है, सबसे नीचे में देखिए, सबसे नीचे में 60 नंबर सवाल देखिए, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, सॉरी। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। 60 नंबर सवाल ये है, सबसे नीचे में, सबसे नीचे में, हाँ। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, हाइपोटेंशन, हृदयाघात, हाइपरटेंशन या पक्षाघात। तो याद रखिएगा ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है हाइपरटेंशन। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सी हाइपरटेंशन हो जाएगा। 60 नंबर हो गया। अब हम चलते हैं 61 नंबर सवाल पर। 61 नंबर किधर गया, यहाँ पर है। देखिए 61 नंबर सवाल क्या करा है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा
पंप किया जाता है? तो याद रखिएगा बी, निलय के द्वारा, निलय के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में निलय द्वारा पंप किया जाता है। 62 नंबर सवाल देखिए, 62 नंबर, कि प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है किस दर्पण के लिए? किस दर्पण के लिए? समतल, अवतल या उत्तल या सभी परावर्तक सतह के लिए? तो याद रखिएगा सभी परावर्तक सतह के लिए प्रकाश का परावर्तन का नियम सत्य है। 62 का डी हो जाएगा। अब हम 63 नंबर सवाल पर चलते हैं। 63 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा 63 का डी हो जाएगा, क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है, 63 का डी हो जाएगा। 63 का डी, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। अब देखिए 65 नंबर 64 नंबर पर सवाल पर चलते हैं। 64 नंबर में कह रहा है कि 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के विद्युत मेन में जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर आएगा 64 का बी हो जाएगा, 0.4 एम्पियर। 0 पॉइंट क्या होगा? 4 एम्पियर। आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 64 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 65 नंबर सवाल पर। 65 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? 65 में निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? तो 65 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 65 का सी, पपीता एकलिंगी पादप है और सरसों, गुड़हल, मटर ये सब द्विलिंगी पादप है। तो 66 नंबर सवाल को देखते हैं। 66 नंबर कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत फ्यूज है उष्मीय प्रभाव, उष्मीय। तो विद्युत फ्यूज होगा विद्युत धारा किस प्रभाव पर? तो उष्मीय प्रभाव पर। तो 66 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हम 67 नंबर सवाल पर चलते हैं। 67 नंबर में क्या कह रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित होता है। विद्युत जनित्र माने जनरेटर का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। 67 का क्या हो जाएगा? सी, 67 का सी आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 68 नंबर सवाल पर। 68 नंबर में क्या कह रहा है? यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, किनमें? सभी। तो यूरो 2 का जो संबंध है वो है वायु प्रदूषण से संबंधित है। यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से। अब हम चलते हैं 69 नंबर सवाल। 69 नंबर सवाल देखिए ऊपर में लिखा हुआ है अष्टक का नियम निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? अष्टक का नियम, तो अष्टक जो नियम है न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? न्यूलैंड्स के द्वारा, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो 69 का क्या हो जाएगा? डी। अब हम 70 पर चलते हैं। 70 पर क्या कह रहा है? नीला थोथा या तूतिया, नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 5H2O। कहीं पर है? हाँ यहाँ है, CuSO4, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 5H2O। 70 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 71 नंबर सवाल पर। यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाती है। प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एनसीईआरटी का सवाल है ये। 71 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। अगर मान लीजिए प्रकाश चल रही है उसके ऊपर, उसके रास्ते पर अगर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख देंगे तो उसके किनारों पर माने सीधा नहीं चलेगा, किनारों पर मुड़ने लगेगा। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो 71 नंबर सवाल हो गया। अब हम चलते हैं 72 नंबर सवाल पर, अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अब देखिए 72 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 72 नंबर सवाल, सॉरी, हाँ, क्या कर रहा है 72 नंबर में? यदि दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। बताइए तो कौन सा दर्पण होगा? यदि दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो वह कौन सा दर्पण होगा? आप ज़रा सोचें तो, एक सेकेंड। तो कौन सा दर्पण होगा? यदि दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। ये तो पीछे में भी बताए तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, समतल तथा उत्तल दोनों हो जाएगा। चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा सदैव प्रतीत होता है तो या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। तो 72 का क्या हो जाएगा? डी। अब हम चलते हैं 73 पर। 73 पर क्या कर रहा है? नेत्रदान के दौरान वो नेत्र को अगर दान कर रहे हैं उस समय आँख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है? मतलब सीधा सीधी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नेत्रदान में किसको दान किया जाता है?
पूरे नेत्र को दान किया जाता है कि उसमें से किस हिस्से को दान किया जाता है? तो याद रखिएगा कॉर्निया को दान में दिया जाता है। प्रत्यारोपण किसका होता है? कॉर्निया का। तो 73 का क्या हो जाएगा? डी। 73 का डी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 74 नंबर सवाल पर। 74 नंबर क्या कर रहा है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना पर आधारित होता है? तो याद रखिएगा प्रकाश का अपवर्तन। वैसे वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, लेकिन यहाँ प्रकाश का अपवर्तन लिखा हुआ है। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना पर आधारित होता है? तब प्रकाश का अपवर्तन पर होता है। तो 74 का क्या हो जाएगा? बी, प्रकाश का अपवर्तन। आइए 75 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह कौन सा रंग सबसे अधिक मूर्ता या विक्षेपित होता है? सबसे अधिक कौन सा रंग मूर्ता है? तो यह कौन सा हो जाएगा? बैगनी। 75 का क्या हो जाएगा? ए, बैगनी रंग सबसे ज़्यादा मूर्ता है। अब हम चलते हैं 76 पर। 76 नंबर क्या कर रहा है कि बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो बैटरी अथवा सेल में कौन सा ऊर्जा होता है? तो ये रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। और वो किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। तो 76 का क्या हो जाएगा? सी। अब हम चलते हैं 77 नंबर सवाल पर। 77 नंबर देखिए ऊपर में क्या करा है कि विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है? बल्ब में कौन सा, बल्ब का जो तंतु होता है वो किस धातु का प्रयोग किया जाता है उसके बनाने के लिए? टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। 77 का क्या हो जाएगा? बी। 77 का बी आंसर होगा, टंगस्टन। अब हम चलते हैं 78 नंबर सवाल पर। 78 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि घरों में विद्युतीय परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है? घरों में जो विद्युतीय परिपथ लगाया जाता है वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है कि पार्श्व क्रम? यहाँ देखिए पार्श्व क्रम को ही हम लोग समांतर क्रम बोलते हैं। तो अगर पार्श्व क्रम लिखा हुआ है इसका मतलब समांतर क्रम दिया हुआ है। तो घरों में जो विद्युतीय परिपथ को हम पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, मतलब समांतर क्रम में जोड़ते हैं। 78 का क्या हो जाएगा? बी। अब हम चलते हैं 79 नंबर में। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? माने किसने बताया था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने दिखाया था? तो ऑस्ट्रीड ने दिखाया था। तो 79 का क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 79 का ऑप्शन क्या होगा? बी, ऑस्ट्रीड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले देखा था। 80 नंबर सवाल क्या करा है कि टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो इससे पीछे भी आपको करवाया है कि टेहरी बांध का निर्माण जो है वो उत्तराखंड में कराया गया है। कहाँ कराया गया है? उत्तराखंड में कराया गया है। अब 80 हो गया। अब चलते हैं 81 नंबर सवाल पर। देखिए विद्युत जनित्र या इसी को डायनमो कहते हैं, परिवर्तित करता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? तो विद्युत जनित्र जो है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो वो बदलता है किस ऊर्जा को? 81 का क्या हो जाएगा? बी। बी, विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा में। काशी नहीं, गलती हो गया, ये नहीं होगा, ये होगा सी होगा। यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत जनित्र जो है किस ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसको जनरेटर बोलते हैं। जनरेटर से क्या लेते हैं? करंट नहीं लेते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। तो 81 का सी हो जाएगा। 82 पर चलते हैं। पवनों का 82 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, सॉरी 82 नंबर सवाल कह रहा है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? पवनों का देश किसे कहते हैं? तो डेनमार्क कहा जाता है। पवनों का देश किसे कहा गया है? डेनमार्क को कहा गया है, डेनमार्क देश को कहा गया है। अब 83 नंबर सवाल देखिए क्या करा है कि हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होता है। 83 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर क्या होता है? आधारित होता है हाइड्रोजन बम। 84 नंबर सवाल पर चलते हैं। 84 नंबर में क्या करा है कि निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? कौन सा अम्ल नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? माने जितने भी अम्ल है उनमें एक ऐसा तत्व है जो बिल्कुल उपस्थित रहता है। तो कौन सा तत्व होगा? हाइड्रोजन। याद रखिएगा हाइड्रोजन। तो कौन सा तत्व होगा? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। 84 का ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं 85 नंबर सवाल पर। क्या करा है 85 नंबर सवाल में? नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? सबको पता होगा ये अम्ल किसी होता है? मेथेनोइक होता है। तो फॉर्मिक अम्ल, लेकिन फॉर्मिक अम्ल यहाँ नहीं लिखा हुआ है। फॉर्मिक अम्ल का आईपी का नेम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। जैसे लाल चींटी में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो 85 का क्या हो जाएगा? बी। 86 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाया जाता है? अधातु पूछ रहा है तो क्या होगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन हो जाएगा जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर यहीं पर धातु पूछता तो क्या होता? मरकरी हो जाता। तो 86 का क्या होगा? बी। अब हम 87 नंबर सवाल पर चलते हैं। 87 नंबर में क्या करा है? लौह एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्न में से किस
किसकी परत चढ़ाई जाती है? लोहे इस्पात को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक नहीं, जस्ता लिखा हुआ, शीशा लिखा है, क्रोमियम लिखा हुआ, तांबा लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए होगा, जस्ता माने जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अब आगे चलते हैं। 87 का क्या हो जाएगा? ए। 88 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? कौन होगा सबसे ऊपर में? अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर में कौन होता है? तो पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है। तो पोटेशियम का संकेत क्या होता है? पोटेशियम का संकेत के होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 88 का क्या होगा? डी। अब 89 पर चलते हैं। 89 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 89 नंबर सवाल कह रहा है बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? 89 में देखिए बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का, ऑप्शन सी। 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब 90 नंबर सवाल चलते हैं। 90 नंबर में क्या करा है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कोयला, इस ऑप्शन में देखिए कोयला ही होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। 90 का ए, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या होगा? कोयला, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। अब चलते हैं 91 नंबर सवाल में। 91 में क्या करा है? आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, लेकिन ऑप्शन में तो छोटी आंत है ही नहीं, तो याद रखिएगा छोटी आंत को ही हम लोग बोलते हैं क्षुद्रांत। छोटी आंत को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो छोटी आंत होता है, जिसको हम क्षुद्रांत बोलते हैं, ऑप्शन ए। 91 का एक हो जाएगा। अब 92 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, मेंडल के द्विसंकर संकरण से प्राप्त लक्षण प्ररूपी अनुपात कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेंडल के द्विसंकर संकरण से प्राप्त लक्षण प्ररूपी अनुपात कितना होता है? तो 9:3:3:1 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 92 का सी, 9:3:3:1 होता है। अब 93 नंबर सवाल क्या कर रहा है? देखिए आहार श्रृंखला का सही क्रम है, मतलब कौन किसको खाता है सही तरीके से, वो बताना है हमको। ऑप्शन ए देखिए तो घास है, बाघ है, हिरन है। घास को बाघ खाता है, बाघ को हिरन खाता है, ये तो पूरा उल्टा ही है। फिर ऑप्शन बी देखिए, पौधे, चिड़िया, कृमि, माने पौधे को कौन खाता है? चिड़िया, चिड़िया को कौन खाता है? कृमि। क्या ये सही है? आगे देखते हैं। घास को कौन खाता है? ऑप्शन सी देखिए, घास को ग्रॉस हॉपर खाता है। ग्रॉस हॉपर को कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? सांप, सर्प जिसको बोलते हैं। और सर्प को कौन खाता है? गिद्ध। लगता है सी सही है, एकदम सही है, ऑप्शन सी सही है। तो एक एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही इस तरीके से, तो आप देख लीजिएगा थोड़ा बहुत, अगर आप पढ़े होंगे तो आराम से आंसर दे सकते हैं इसको। तो आहार श्रृंखला का सही क्रम ऑप्शन सी है। क्यों? क्योंकि घास को कौन खाता है? ग्रॉस हॉपर। और ग्रॉस हॉपर को कौन खाता है? मेढक। और मेढक को कौन खाता है? सर्प। और सर्प को कौन खा सकता है? गिद्ध खा सकता है। तो वही बात है, 93 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब चलते हैं 94 पर। सबसे नीचे में देखिए 94 नंबर सवाल क्या करा है, द्वितीयक उपभोक्ता है गिद्ध, क्या ये द्वितीयक है? नहीं। सांप, हाँ हो सकता है। चीता, ये भी नहीं होगा, नन, तो ऑप्शन बी ही होगा, द्वितीयक उपभोक्ता सांप हो जाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता इस तीनों ऑप्शन में से कौन होगा? चारों में से सांप ही होगा द्वितीयक उपभोक्ता, क्योंकि गिद्ध और चीता तृतीयक उपभोक्ता है, तो सांप ही बचेगा। तो सांप कौन सा उपभोक्ता होगा? द्वितीयक उपभोक्ता। 94 हो गया। अब हम 95 नंबर सवाल पर चलते हैं। देखिए 95 नंबर सवाल क्या कर रहा है ऊपर में, एक सेकेंड। देखिए पराग कोश में होता है, क्या होता है पराग कोश में? सिंपल, परागकण होता है। देखिए 95 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 95 का ऑप्शन डी होगा, परागकण होगा। तो पराग कोश में क्या होता है? परागकण होगा। अब चलते हैं 96 नंबर सवाल पर। 96 नंबर क्या कर रहा है, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मतलब मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी, तो इसमें कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है, सॉरी, शुक्रवाहिका क्या है? ये नर जनन तंत्र का भाग है। और अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी ये सब मादा जनन तंत्र का भाग है। शुक्रवाहिका को छोड़ देना है, शुक्रवाहिका को अलग रखना है इसको, ये नर जनन अंग का भाग है। तो 96 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 97 नंबर सवाल पर। क्या करा है 97 में? देखिए क्या करा है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण इंसुलिन हार्मोन करता है। और इस हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज नामक रोग होता है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 98 नंबर सवाल पर चलते हैं। 98 में क्या करा है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है, कितनी होती है एसिटिलीन में? एसिटिलीन, एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है? एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H2,
H2 होता है, C2H2 होता है, एसिटिलीन का फार्मूला। अब इसके कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधक हैं, तो ये आता किस में है, ये एल्काइन में आता है। और एल्काइन में कितने बॉन्ड होते हैं, तो 3 बॉन्ड होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। 98 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 98 का बी, 98 का सी। हाँ ठीक है, एसिटिलीन का ये होगा। चलिए अब चलते हैं हम 99 नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 98 का क्या हो जाएगा, सी। एसिटिलीन का में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होगा, तो 3 बंधन होगा। अब हम चलते हैं अगला 99 नंबर सवाल पर चलते हैं। भ्रूण कोश अवस्थित रहता है, तो भ्रूण कोश किस में अवस्थित रहता है, परागकोश में, वृंत में, बीजांड में, दलपुंज में। सिंपल, बीजांड में अवस्थित रहता है। 99 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बीजांड में। भ्रूण कोश कहाँ अवस्थित रहता है, बीजांड में। 99 का सी हो जाएगा। 100 का क्या होगा, 100 का निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। ऑप्शन ए कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑप्शन बी स्मॉल टी कैपिटल टी, ऑप्शन सी डबल स्मॉल टी, ऑप्शन डी डबल कैपिटल टी। क्या होगा, तो स्मॉल डबल टी। ये है क्या, सॉरी ये स्मॉल डबल टी, ये क्या होगा, बौने पौधे को दर्शाता है। तो आज हमारा 100 क्वेश्चन का एक सेट तैयार हो गया। इससे पहले मैंने एक इसका पार्ट 1 दे चुके हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव का ही। अगर आप उन्हें नहीं देखें तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, फिर ये 100 क्वेश्चन का पूरी सेट देख सकते हैं। अगर आप इसे एक बार देख लीजिएगा तो हो सकता है आपको साइंस में कोई दिक्कत ना हो मैट्रिक एग्ज़ाम में, 2023 के एग्ज़ाम में। इसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। देख लीजिए क्या करा है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये सब देख सकते हैं आप। देख लीजिए एक बार ध्यान से। इसका PDF हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर सब सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा आप। देखिए सब बनाया हुआ इसमें क्वेश्चन है। फिर ऊपर से देखते हैं एक बार, देखिए सब सवाल दिया हुआ है सब, एक बार देख लीजिएगा इसे। एसएनएल का नियम दिया हुआ है, मोटर क्या है, श्रेणी क्रम में जुने 3 प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना है, जनरेटर क्या है, विद्युत शक्ति क्या है, H बराबर I स्क्वायर RT प्राप्त करना है। फिर केमिस्ट्री में देखिए 2 नंबरिया सवाल बहुत सारा दिए हैं इसमें, अब इसे एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। एक और लास्ट का पेज है, उसको भी देख लीजिए आप। देखिए समझाती श्रेणी क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, आयनिक युग गलनांक कुछ क्यों होते हैं, प्लास्टर पेरिस जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, खनिज और अयस्क में अंतर लिखिए, धातु के साथ अम्ल की भरी होने पर देखिए सब सवाल बढ़िया बढ़िया सवाल है, आप इसे सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत काम देगा ये सब सवाल मैट्रिक एग्ज़ाम में। इसमें संरचना सूत्र भी बनाना है, 5 को दिए, 6-7 को दिए हैं। फिर जिंक के प्रमुख अयस्क का नाम लिखना है, जिंक का निष्कर्षण कैसे होता है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे होता है। फिर ये देखिएगा, फिर बायोलॉजी में देख लीजिए क्या करा है, पाचक एंजाइम के क्या, मानव जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, ये सब सवाल सब है। फिर से बोल रहा हूँ, इसका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो ठीक है आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।